मानस मंदिर में सखी पति की प्रतिमा था। मानस मंदिर में सखी पति की प्रतिमा था। जलती सी उस विरह में बनो आरती आप। मानस मंदिर में सखी पति की प्रतिमा था। जलती सी उस विरह में बनो आरती आप। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान। देखिए यहाँ पे कोई महिला है जो अपने पति के बारे में चर्चा कर रही है। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान। छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मसम्मान। पीऊँ ला खाऊं ला सखी पहन लूं ला सब करूं। जीऊं जैसे हो यह अवधि का अर्णव करूं। देखिए क्या कह रही है, यहाँ पे एक महिला की चर्चा हो रही है जो कह रही है क्या, पीऊँ ला खाऊं ला सखी पहन लूं ला सब करूं। जीऊं जैसे हो यह अवधि का अर्णव करूं। देखिए ये 6 पंक्तियां हमने आपके सामने प्रस्तुत की। हालांकि आप देखते ही ये पहचान रहे हैं कि ये पंक्तियां किसी कविता से ली गई हैं। तो देखिए, मानस मंदिर में सखी पति की प्रतिमा था। यहाँ पे भी एक महिला है जो अपने पति का वर्णन कर रही है। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान। यहाँ पे भी वही महिला अपने पति का ध्यान कर रही है। पीऊँ ला खाऊं ला सखी पहनूं ला सब करूं। कुछ भी ला मैं सब करूंगी, किंतु किसी भी प्रकार इस घड़ी को जीऊं जैसे हो ऐसे जीऊंगी, ये अवधि का अर्णव करूं। मैं बरखा इस हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं और मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूं इस समय नेट पाठ्यक्रम पर आधारित हमारी अन्य कविता। देखिए, इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको सीधा एक अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पर एक महिला है जो अपने पति वियोग की चर्चा कर रही है। या तो उसका पति उसे छोड़कर कहीं चला गया है, या कोई घटना उसके साथ ऐसी हुई है कि उसका पति उसके साथ है नहीं, तो यहाँ पर अपनी सखियों से वो बात कर रही है। और वो महिला कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हमारी अन्य कविता जो हमारे नेट पाठ्यक्रम का भाग है, साकेत नवम सर्ग की उर्मिला। तो आइए आज इस कक्षा के माध्यम से हम चर्चा करते हैं उर्मिला के बारे में, साकेत नवम सर्ग जो हमारी अन्य जो कविता है उसके बारे में। हालांकि एक महाकाव्य है, बहुत बड़े इसमें सर्ग है, 12 सर्गों में विभक्त है ये, तो उसी के आधार पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ये पंक्तियाँ कक्षा शुरू होने से पहले मैंने आपके सामने इसलिए प्रस्तुत की ताकि जैसे ही आप इन्हें पढ़ें या एग्जाम में जब भी आए तो एकदम से आपके दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए कि हाँ, पल चलना चाहिए आपके दिमाग का कि ये पंक्तियाँ कहाँ से संबंधित हो सकती है, किस से संबंधित हो सकती है। कोई पंक्ति अगर पूछी भी जाए तो आप आराम से उसका उत्तर दे सके। तो देखिए, इन पंक्तियों को अच्छे से ध्यान में लाएं क्योंकि पूरा सर्ग ही ऐसी ही पंक्तियों से भरा हुआ है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये सब समझ में आने लगेगा। सर्ग जो है बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तो आप उसको मूल पुस्तक से पढ़ेंगे तो अब आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो कविता है या महाकाव्य है, कौन सा है, साकेत नवम सर्ग। देखिए जो साकेत है इसमें क्या है, राम के जीवन पर आधारित है, किंतु यहाँ पे जो मुख्य जो पात्र है वो किसको बना गया है, उर्मिला को। उर्मिला मुख्य पात्र। हालांकि अन्य जो हैं वो भी मुख्य हैं, किंतु उर्मिला के विरह का वर्णन इसमें किया गया है, तो इस वजह से उर्मिला के यहाँ पे प्रमुख या मेन जो हमारा कैरेक्टर है। 12 सर्गों में विभक्त है ये, 12 सर्ग है इसमें, किंतु हमारे जो नेट के एग्जाम में आएगा वो क्या है, केवल नवम सर्ग है। तो नवम सर्ग काफी बड़ा है, तो एक सारांश हम आपके सामने ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए 12 सर्गों में विभक्त है, अगर आए तो कितने सर्गों में विभक्त है, तो 12 सर्गों में विभक्त है।
उर्मिला के इर्द गिर्द घूमता है सारा जो सार है, क्योंकि जब वनवास होता है राम को तो उनके साथ लक्ष्मण भी चले जाते हैं, आप जानते हैं, तो उर्मिला पीछे ही रह जाती है। यहाँ पर एक वियोग का वर्णन किया गया है, किस प्रकार एक नई नवेली जो दुल्हन है वो अपने पति के बिना रहती है। सीता तो राम के साथ चली जाती है, तो उर्मिला का कहना यहाँ पे ये होता है कि सीता तो राम के साथ गई, कैसे भी है, चाहे वन में रह रही है चाहे कहीं पर भी है, किंतु है तो अपने पति के साथ। मुझे देखो, मैं अपने प्रियतम के साथ जा भी नहीं सकी। तो इस कारण जो केंद्रीय पात्र है या मुख्य पात्र है हमारा, वो कौन है? उर्मिला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राम के जीवन पर आधारित है, किंतु जो मुख्य जो कथा या जो घटनाएं घूमती हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो उर्मिला के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। तो क्या है कि विरह का वर्णन इसमें किया गया है कि विरह या वियोग जिसको हम कहते हैं वो कैसा होता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। विरह की गहनता, गहराई कितनी होती है, विरह की क्या गहनता होती है, क्या गहराई होती है, या क्या हम कह सकते हैं क्या दुख होता है, उसकी चर्चा इसमें की गई है उर्मिला के माध्यम से। उसके बाद इसमें उर्मिला का त्याग और समर्पण, त्याग और समर्पण दिखाया गया एक स्त्री का, कि किस प्रकार एक स्त्री में इतनी सहन शक्ति होती है कि वो त्याग और समर्पण दोनों करती है। यहाँ पे हम सहनशीलता को भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आते ही लक्ष्मण का वन में चले जाना, शादी के बाद, विवाह के बाद, और इनका अकेला रहना उनकी सहनशीलता का ही एक परिचय देते हैं उर्मिला का, किस प्रकार एक महिला होने के बावजूद अकेले वो यहाँ पे रही और लक्ष्मण यहाँ से चले गए। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक दशा देख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दशा, मनोवैज्ञानिक दशा का अर्थ है कि एक साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग है, एक हम देख सकते हैं, चाहे वो महिला की है, चाहे वो पुरुष की है, किसी बच्चे की भी हो सकती है, किसी बुजुर्ग की भी हो सकती है। देखिए मनोवैज्ञानिकता किसी की भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वियोग के समय ही होती है, वो कभी भी हो सकती है, किसी भी समय की दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक एक दशा का चित्रण मैथिली शरण गुप्त ने किया है स्त्री का, कि जब वो अलग हो जाती है, अपने जो पति है उससे अलग हो जाती है, तो किस प्रकार उसकी मनोदशा हो जाती है। उर्मिला के माध्यम से उन्होंने आम स्त्री की भी चर्चा की है, कि आम स्त्री जो है, उर्मिला तो चलो रानी थी, किंतु उर्मिला का व्यवहार एक अपने पति से दूर होने के बाद भी कैसा है, एक आम महिला की भांति है। जैसे एक आम महिला अपने सुहाग के लिए परेशान हो जाती है, अपने प्रेमी के लिए परेशान हो जाती है, ऐसे ही उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार उर्मिला भी यहाँ पे परेशान हो रही है। और यहाँ पे क्या है, क्या दिखाया गया है, प्रकृति का चित्रण गुप्त जी ने किया है। 12 मासों का वर्णन किया है, मतलब प्रकृति के द्वारा जब आप सर्ग को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार उर्मिला प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक जो चीजें हैं उनसे पीछे हटती है, किस प्रकार बार बार उसे वही बातें सताती है। कभी पेड़ों के पास, लताओं के पास जाती है वो, कभी जो पक्षी हैं उनके पास जाती है, और सबके पास जाके अपनी सखियों के साथ बातें ही करती है, किसकी? लक्ष्मण की। अपनी विरह पीड़ा का ही वह वर्णन करती हुई हमें क्या है, नजर आती है। तो देखिए अगर हम बात करें नवम सर्ग की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया विरह पीड़ा से संबंधित एक स्त्री है जो जिसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। अब यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला का वर्णन कैसे किया है, केंद्रीय पात्र उर्मिला को ही क्यों बनाया। वो चाहते तो किसी पुरुष को भी रख सकते थे, किंतु आपने देखा है कि अक्सर पुरुषों में ऐसे गुण नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण पाए भी जाते हैं तो आप जानते हैं पितृसत्तात्मक एक समाज ऐसा है कि पुरुष अपने इन भावों को उजागर भी नहीं करते, वो इनको अंदर अंदर दबा देते हैं। तो इसी कारण उर्मिला को लेने का जो कारण है वो पहला तो यही है कि एक स्त्री किस प्रकार भावों से बंधी है, इमोशंस से बंधी है, उनको दिखाना, संवेदनाओं में किस प्रकार एक स्त्री जकड़ी है
उनको दिखाना। दूसरा यहाँ पे क्या है कि उर्मिला को लेने का ये है कि उर्मिला का लेने का उद्देश्य ये है कि उर्मिला क्या है, एक स्त्री है जो कि रानी है, किंतु उसका व्यवहार कैसा है, आम स्त्रियों की भांति है। तो ये दिखाना भी गुप्त जी का एक क्या है उद्देश्य रहा कि केवल आम महिला ही परेशान नहीं होती है अपने प्रेमियों के लिए, रानी महारानी या कोई भी हो, इससे कोई भी अछूती नहीं रहती, सब ही उसी विरह पीड़ा में तपती है। और गहनता को दिखाना, मनोवैज्ञानिक दशा को दिखाने से अर्थ है कि ऐसे समय में जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर हो जाता है तो मनोविज्ञान जो यहाँ पे है, मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग है, एक विचार है, वो सबके ही परिवर्तित होते हैं। ये नहीं कि केवल आम महिलाओं के ही परिवर्तित होते हैं, वो सबके ही क्या है परिवर्तित होते हैं। तो देखिए उर्मिला की मनोदशा के द्वारा कवि ने आम नारी की वीर दशा का चित्रण इसमें किया है। आदर्श पत्नी का जो है चित्रण उन्होंने किया है कि एक रानी है, उर्मिला क्या है, एक रानी है, उसके द्वारा क्या दिखाया है, एक आदर्श पत्नी के स्वरूप को दिखाया है गुप्त जी ने, ठीक है। और क्या दिखाने का प्रयास किया है, एक प्रतिमूर्ति, किसकी, करुणा की प्रतिमूर्ति, करुणा की प्रतिमूर्ति, एक ऐसी स्त्री को दिखाया है जो क्या है, समाज और आत्मसम्मान को मानती है, जो मानती है कि हाँ समाज है, मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है, मैं एक स्त्री हूँ तो क्या हुआ, किंतु आत्मसम्मान तो मेरा भी है, मेरा ओहदा चाहे कुछ भी हो, किंतु आज भी मैं हूँ कौन, किसके नाम से जानी जाती हूँ, लक्ष्मण की पत्नी के नाम से मैं जानी जाती हूँ। तो इन गुणों का चित्रण करना जो है गुप्त जी का प्रमुख उद्देश्य रहा। साकेत जो है, देखिए अक्सर ये क्वेश्चंस भी आप जानते हैं कि एग्जाम्स में आ जाते हैं, नेट के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता क्योंकि वो आप जानते हो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो वहाँ पे लिखने का तो कोई स्कोप हमारे पास होता नहीं है। किंतु आप जब बीए में होते हैं, एमए में होते हैं, अक्सर यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं, उर्मिला की कौन कौन सी विशेषता को वर्णन करना चाहते हैं, उर्मिला को ही केंद्रीय पात्र बनाने के पीछे क्या कारण रहा जो उर्मिला को ही बनाया गया। तो देखिए अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या उद्देश्य था कि आदर्श पत्नी के स्वरूप को दिखाना कि हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार स्त्री का ओहदा होता है, एक पत्नी का क्या ओहदा होता है और एक पति का उसके मन में क्या प्रेम होता है, वो अपने पति को किस नज़र दृष्टि से देखती है, ये दिखाना। करुणा की प्रतिमूर्ति होती है स्त्री, आप जानते हैं भारत में देवियों के रूप में स्त्रियों को पूजा जाता है, वह दिखाना उनका एक उद्देश्य रहा। समाज को दिखाना कि हमारा भारतीय समाज जो है क्या है, स्त्रियों को इस समाज में कैसा रहना चाहिए, अब आत्मसम्मान क्या होता है स्त्री का, स्त्रियों को पता होना चाहिए। अस्मिता क्या होती है, आप जानते हैं अक्सर ये आपने सुना होगा स्त्री अस्मिता, तो अस्मिता क्या होती है, ये स्त्रियों को जरूरी पता होना चाहिए अपने बारे में, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि स्त्रियां क्या है सीमा को लांघती चली जाती हैं, वह भूल जाती हैं कि कहाँ तक उन्हें जाना है, वो उसको पार कर जाती हैं और फिर उसी समाज में जिसमें वो रह रही हैं उनको नीच नज़रों से देखा जाने लगता है, उनको कई उल्टा आदि नामों से पुकारा जाने लगता है। तो गुप्त जी का उद्देश्य यही रहा कि दिखाना कि किस प्रकार उर्मिला के अंदर अपना आत्मसम्मान है, अपनी अस्मिता के प्रति किस प्रकार उसमें सम्मान है, वो जानती है कि हाँ मेरा कोई अस्तित्व है, वरना वह चाहती तो वनवास लक्ष्मण के साथ जा सकती थी, किंतु वह नहीं गई। क्यों नहीं गई, क्योंकि पारिवारिक एक सम्मान जो था उर्मिला के साथ बंधा था, लक्ष्मण के ना करने पर वह रह गई, सीता राम के साथ चली गई। तो पूरे सर्ग के माध्यम से क्या दिखाया है गुप्त जी ने, एक तो विरह दिखाया है कि किस प्रकार उर्मिला परेशान है, वो किस प्रकार प्राकृतिक चीज़ों से बात करती हैं, अपनी सखियों से बात करती है, कहती है कि हाँ मैं कुछ भी खा लूँगी पी लूँगी सब ले आ, किसी तरह ये अवधि जो है टल जाए, मैं किसके लिए साथ श्रृंगार करूँ जब लक्ष्मण यहाँ पे है नहीं। हालांकि वो इंतज़ार करती है, अंत में उसका लक्ष्मण का मिलन होता है, जब आप सर्ग पूरा पढ़ेंगे तब आप देखेंगे। किंतु एक बहुत ही मार्मिक एक कथा
इस तर्क के माध्यम से गुप्त जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की। तो देखिए, अगर नेट के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मूल पुस्तक से नवम सर्ग को पढ़ें, पंक्तियों को पढ़ें। कुछ पंक्तियाँ हमने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं, उनसे ही मिली जुली सारी पंक्तियाँ हैं। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये है। PYQs को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो उन पंक्तियों को याद करें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम में देखिए ऑप्शन देते हैं। 4 ऑप्शन में से चुनना होता है, या तो मिलान के रूप में दे देते हैं कि कौन सी पंक्ति किस कविता से संबंधित है, या ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किस कविता की है, या कई पंक्तियाँ दे देते हैं, कविताएं दे देते हैं एक साथ, या केवल कविताओं के नाम दे देते हैं, एक पंक्ति दे देते हैं। तो इस समय ना बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। क्यों? क्योंकि मूल किताबों से तो वह पढ़ के जाता नहीं है। तो क्या होता है, वहाँ जाके उसको समझ ही नहीं आता कि कौन सा है, और उल्टा सीधा करके आता है, और इसलिए वो क्या है, अक्सर एग्ज़ाम पास करने से चूक जाता है। तो ये देखिए, ये सारांश जो है हमने आपको दिया। नवम सर्ग का क्या है, ये सार हमने आपको दिया। और कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि कवि का नाम पूछा जाता है। वैसे आजकल एक ट्रेंड जो चल रहा है उसमें वो कवियों का नाम पूछना कम कर दिया, क्योंकि मोस्टली सबको पता ही होता है। नेट एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, तभी देखिए एग्जाम को टफ माना गया है। तो इतना इजी सब तो नहीं पूछा जाएगा कि साकेत नवम सर्ग किसके द्वारा रचित है, ये सब नहीं पूछा जाता। अंदरूनी जो अंदर से होता है, जिसको कोई नहीं पढ़ता, वो सब पूछा जाता है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करना शुरू करिए। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।